का भविष्य के गर्भ में है। ये तो देखिए भविष्य के गर्भ में है। पेटियां खुलेंगी 10 तारीख बिल्कुल को, आज 8 तारीख है, बिल्कुल अभी बीच में एक दिन का समय है। तो ऐसा कुछ होता है तो अगर आपके जो नेता है जयंत चौधरी, चलिए वो मान लेते हैं कि चलो भैया लोगों ने हमें इतना वोट भी दिया है, हमारे कैंडिडेट भी जिताए हैं, अब इनके अच्छे के लिए सरकार के साथ जाना अच्छा है, सरकार के साथ मिलकर लोगों का फ़ायदा कराया। ये तो चीज़ आपने कह दी, राजनीतिक बात हो गई। कुछ ऐसा होता है कि चलिए बीजेपी को कुछ कम सीटें मिल रही हैं जो लोग कुछ मानते हैं और उसमें आपकी ज़रूरत पड़ती है, चलिए भैया आपके आने से सरकार बनती है, क्योंकि गठबंधन में बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, किसी को 5 सीटें हैं, किसी को 4 हैं, किसी को 7 हैं, किसी को 10 हैं। तो ऐसे अगर कहीं ना कहीं इस तरह का कुछ फ़र्क नज़र आता है, क्या कुछ ऐसा अंदर आंतरिक बातें हुई हैं कि चलो यार लोगों का फ़ायदा देखते हैं? रोहित भाई, यदि कोई हमारे स्वाभिमान को दिखाने की कोशिश करेगा और गलत करेगा, उस गलत को हम सहन नहीं करेंगे, उसका गट्टा एकदम पकड़ लेंगे, चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई आम जनता। प्रसन्न जी, 2 रूमर्स है शामली में। जब मैं आया तो 2 रूमर्स यहाँ पर हैं। वो बड़ी बातें होती हैं जब आपको टिकट मिला, तो फिर जब किसी को टिकट मिलता है तो उनके बारे में लोग बातें करते हैं, पुरानी चीज़ें ले आते हैं ढूंढ ढूंढ के। तो लोग कहते हैं कि जो यहाँ की तहसील है वो सबसे बड़ा एक, वो बोलते बैनामा जो हुआ है वो प्रसन्न चौधरी के नाम हुआ है। सबसे जो बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी है वो प्रसन्न चौधरी ने शामली में खरीदी है। और दूसरा एक रूमर्स है कि प्रसन्न चौधरी एक आम आदमी, एक आम किसान की तरह काम करते थे, रहते थे। ये दिल्ली में गए और पता नहीं क्या किया इन्होंने, क्या नहीं किया, ये अमीर बनकर आए वहाँ से। ये 2 तरह के रूमर्स यहाँ पर बहुत हैं, लोग इस तरह की बातें बहुत करते हैं। अब इनको थोड़ा सा आप बताइएगा, आप यहाँ पे थे और फिर दिल्ली में आप क्या काम करते थे कि वहाँ से अमीर बनकर आ पाए? कुछ लोग दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। उत्तर प्रदेश में चुनाव की कहीं ना कहीं सरगर्मी हर आदमी देख रहा था, हर किसी को इंतज़ार था कि किन मुद्दों पर चुनाव होगा, लोग किन चीज़ों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे। अब जैसे कि आप सबको पता है कि चुनाव हो चुका है, वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आज हम शामली में हैं, फिर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। और प्रसन्न चौधरी जो लोकदल के कैंडिडेट हैं वो हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे, कैसा रहा चुनाव का इनका अनुभव, कैसा रहा, किन चीज़ों को लेकर लोगों के बीच गए, बीच बीच में भी हम इनसे बातचीत करते रहे थे। प्रसन्न जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरी नमस्कार। प्रसन्न जी, चुनाव, अब तो वोटिंग प्रक्रिया हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो इंतज़ार है मतगणना का, मतगणना होगी। नहीं, हमने तो अपने आंकड़े लगा लिए, हमने तो इंतजार किया, हमने तो पहले ही बता दिया था आपको कि शामली ज़िले से भाजपा का सफाया अब के तय है और आंकड़े भी यही आ रहे हैं। और अभी आपने एग्जैक्ट पोल का भी नतीजा देख लिया होगा और 10 तारीख में सबको पता चल ही जाएगा। बिल्कुल, आप मान रहे हैं कि शामली से भाजपा का सफाया तय है? बिल्कुल तय है। प्रसन्न जी, चुनौतियाँ देखने को मिली आपके चुनाव में, तो खासकर मीडिया का भी काफ़ी नज़र रही, यहाँ से वीडियो वायरल हुए, फिर उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में वो वीडियो यूज भी किए गए, कहीं ना कहीं चलाए भी गए, वो देखा गया। किस तरह की चुनौतियाँ सामने रही, इतना सब कुछ, क्योंकि पहले के जो चुनाव होते थे और अब के जो चुनाव उनमें काफ़ी फ़र्क आ गया है। सोशल मीडिया अहम रोल निभाता है और चीज़ें जल्दी से वायरल भी हो जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय नहीं लगता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इस भाजपा सरकार ने हमेशा से सौतेला व्यवहार करा किसानों के साथ और इस चुनाव में पहले चरण में इस सरकार ने चुनाव आयोग को अपने दबाव में देकर सौतेला व्यवहार करवाया। यहाँ कोई रैली नहीं हुई, लेकिन लोगों का उत्साह था और हमारे पास मुद्दे थे बीजेपी के खिलाफ, हमने उन पर चुनाव लड़ा। इन्होंने कहा रैली ना करो, हम गाँव में घुस गए, घर घर गए और प्रेस वार्ता करी और जो आप लोगों के माध्यम से छोटी छोटी वीडियोस बनी, उसमें होता है तो मानसिकता है लोगों की, भाई उसे नेगेटिव चला रहे हैं, कोई पॉजिटिव चला रहा है, ये तो मानसिकता है। पहले चुनाव ऐसे नहीं थे। हाँ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि मोबाइल यूज़ करना पहले के मुकाबले अब ज़्यादा था, तो मोबाइल एक अच्छा संदेश प्रत्याशी के लिए नहीं रहता, बल्कि एक विलेन का काम करता है मोबाइल। लेकिन क्या करें, जैसी व्यवस्था होगी, जैसा समय होगा, टेक्नोलॉजी है, उस कहीं फ़ायदे भी हैं, कहीं फ़ायदे भी हुए, तो उसका तो कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि देखिए हम भी जब देखते हैं तो भाजपा की जो आईटी की टीम है
वो सोशल मीडिया पर एक्टिव ज़्यादा रहती है। ये अखिलेश यादव ने भी माना था चुनाव के दौरान कि भैया जो हमारी सोशल मीडिया पर है वहाँ हम थोड़े कमज़ोर हैं, भाजपा थोड़े, ये चीज़ लगा है कि जो आईटी है भाजपा की सोशल मीडिया का, वो लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा पाए। नहीं नहीं, आप चलो वो तो आदरणीय अखिलेश जी का अपने विचार होंगे। शामली में तो मैं कह सकता हूँ हमारी आईटी उनसे कमज़ोर किसी भी तरीके से नहीं रही है। हम किसी भी बिंदु पे उनसे कमज़ोर नहीं हुए। हाँ, एक चीज़ कह सकते हो, उनकी मानसिकता ख़राब है, वो नेगेटिविटी को पकड़ते हैं और नेगेटिविटी में भी प्लस कुछ न कुछ चूरण जोड़ के लगाते हैं। हमारी आदत है सच बोलो, सच सुनो, अभिमान दिखाओ और अपने स्वाभिमान से डिगोना। यदि कोई गलती कर रहा है तो उसका गट्ठा हाथ में पकड़ लो, लेकिन नेगेटिव हम किसी को नहीं दिखाते। भाई पहले कोई गलती कर रहा है तो हम उसे गलती को उसका जवाब देंगे। कॉन्फिडेंस रहा पूरे चुनाव में, एक तरफ तो जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और आप, दूसरी तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, देश के मुख्यमंत्री और तमाम कैबिनेट के इतने बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े चेहरे, वो कॉन्फिडेंस रहा। लोकतंत्र में ऐसा कुछ नहीं होता। वो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री थे, आगे मुख्यमंत्री नहीं बन रहे। मौसम प्रकृति भी चेंज करती है, यहाँ भी चेंज हुआ है। और मैं आदरणीय जयंत चौधरी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय की नज़ाकत को समझा और इसमें आदरणीय नरेश टिकैत और आदरणीय राकेश टिकैत का बहुत अहम योगदान है। उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया और आदरणीय जयंत चौधरी ने उस मुद्दे को लगभग इस क्षेत्र में 50 रैलियां करके एक माहौल बनाया। तो मैं तो धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जनता की नब्ज़ को पढ़ के और बीजेपी के खिलाफ जो लोगों के अंदर गुस्सा था, उस गुस्से को उन्होंने वोटों में तब्दील कराया। ये हमारे नेता की काबिलियत है। एक वीडियो वायरल हुआ चुनाव के दिन, आपके साथ भी झड़प होती नजर आई। देखो क्या मामला था? मैं आपको एक बात बताई, ये बीजेपी के लोग हैं, इन्हें कुछ न कुछ करना है। आपको तो कुछ कर नहीं सके, इन्होंने क्या करा, इतनी इनकी मानसिकता देखो कितनी ख़राब है। मैं आपको बताया भाई, हम अपने आप अभिमान नहीं दिखाने के, लेकिन अपने स्वाभिमान पे यदि कोई आंच लगेगी उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार होंगे। इन्होंने महिलाएं आगे अड़ा दी और महिलाओं के हाथ में फर्जी पर्चियां दे दी, फर्जी आईडी दे दी। हम सहन कैसे करते? हमने भी पकड़ी, गलत वोट डाल रहे हैं, चुनाव आयोग को शिकायत करी। कुछ लोगों को ऐतराज़ हुआ तो उन्हें ऐतराज़ होता रहो, वे हल्ले करो। जो गलत था उन्हें गलत को कहा और गलत वोट पड़ने नहीं दी, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ा। एक और वीडियो आया, मैं देख रहा था, मनीष चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एमएलसी हैं, वीरेंद्र जी उनके लड़के हैं, एक गांव का था, उसमें किसी कोई एजेंट था और वो शायद एजेंट, वो समझ रहे थे कि आपका एजेंट है, लोकदल का एजेंट है। उसका जो एजेंट का वो एक कार्ड होता है, वो कार्ड भी फाड़ते हुए नज़र आए कि, और कह रहे थे कि तुम्हें समझ आ जाएगा तुम्हारी औकात क्या है अगर मैंने गांव में आना बंद कर दिया। तो क्या ये तमाम चीज़ें है? देखो, हर आदमी की अपनी एक साइकोलॉजी होती है, वो किस साइकोलॉजी पे काम करता है। मैं आपको अभी बताया भाई, हम घमंड क्यों दिखाऊं? ये तो लोकतंत्र है, वोट पड़ रही है, पढ़ने दो। वो उसकी साइकोलॉजी, उसने क्या किया, मैं उस मुद्दे पे ज़्यादा बहस नहीं करता, ना मैं बोलता। मेरे सामने कोई बात नहीं हुई, ठीक है, किसी गैल हुआ, उसने, हमने भी उसका वो किया, भाई गलत है, गलत किया, तो वो जाने वो क्या करता है क्या नहीं करता, उसकी राजनीति उसके साथ है। जब भी पहले मेरी आपसे बात हुई इंटरव्यू में, तो वीरेंद्र सिंह को लेकर कई बार बात हुई, तो आपको यही लगा था, आप भी कहते थे कि उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा, उनसे हमारे नहीं। देखो, मैं बताऊं, जो अपने बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सम्मानित हैं, हमें तो उनका आशीर्वाद लेना। वो कोई भी हो, हमारे यहाँ जाति बिरादरी की कोई बात नहीं होती। हम किसान वर्ग से हैं, वीरेंद्र जी भी किसान हैं, नेता हैं, अच्छे नेता हैं, 2 बार एमएलसी बने, उनका भाग्य है। इससे अच्छा सम्मान उन्हें और क्या मिलेगा? हमारे लिए तो सम्मानित है, बड़े लोग सब सम्मानित है, मेरे ताऊ चाचा बुजुर्ग सारे सम्मानित हैं। हमें तो उनसे कुछ सीखने को मिलता है। हम ऐसा क्यों करें? रही राजनीति की, पॉलिटिकल, ये कोई किधर होगा कोई किधर होगा, तो चलते रहते हैं। अब पॉलिटिक्स तो होली, अब तो फिर सब एक हो जाए, कोई बात ही नहीं। अब देखिए, हम भी कवर किया है कैराना से लेकर वाराणसी तक, तो कहीं ना कहीं अब की बार सुई अटकी हुई नज़र आती है। और लोगों में जब जाते हैं तो लोगों का कहना है कि अब की बार सत्ता की चाबी लोकदल के हाथ में रहेगी, और जो लोकदल के जीतेंगे लोग, उनके हाथ में सत्ता की चाबी रहेगी। ये तो हमारे सौभाग्य है, अच्छी बात है। आपके कैंडिडेट जितने भी हैं उसमें से अगर जितने जीत कर जाते हैं, कुछ लोगों का मानना है, लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं,
कुछ लोग मानते हैं अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, एक तरफा जीत हो जाएगी। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि भैया नहीं, अब की बार बीजेपी को कम सीटें मिलेंगी और लोकदल की ज़रूरत आन पड़ेगी। तो लोकदल, क्या ये कुछ ऐसा है क्या अंदर? जो चीज़ें गर्भ में हैं उनका तो मुझे भी नहीं पता। मैं तो इतना कह सकता हूँ गठबंधन की सरकार बन रही है, गठबंधन जीत रहा है, और ऐसा नहीं लगभग 250-250 सीट जीत का आएगा और बढ़िया सरकार मिलेगी, लोगों के काम होंगे। प्रसन्न जी देखिए, ये तो चीज़ आपने कह दी, राजनीतिक बात हो गई। कुछ ऐसा होता है कि चलिए बीजेपी को कुछ कम सीटें मिल रही हैं जो लोग कुछ मानते हैं और उसमें आपकी ज़रूरत पड़ती है, चलिए भैया आपके आने से सरकार बनती है, क्योंकि गठबंधन में बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, किसी को 5 सीटें हैं, किसी को 4 हैं, किसी को 7 हैं, किसी को 10 हैं। तो ऐसे अगर कहीं ना कहीं इस तरह का कुछ फ़र्क नज़र आता है, क्या कुछ ऐसा अंदर आंतरिक बातें हुई हैं कि चलो यार लोगों का फ़ायदा देखते हैं? रोहित भाई, मेरी इच्छा थी और मेरे पे विश्वास नेता ने करा, मैं एमएलए लड़ा और भगवान के और जनता के आशीर्वाद से जीत भी रहा हूँ। मैं यहाँ तक ही सीमित हूँ, जो काम नेता का है वो नेता करेगा, हम नहीं करेंगे। हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ गठबंधन मजबूत है, मजबूत रहेगा, और ये जनता की मांग थी, भाईचारा स्थापित करना इस क्षेत्र में ज़रूरी था, जो एक बार ख़त्म हो गया था। तो हमने भाईचारा स्थापित किया है और दोनों ने मिलकर, और हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर इस भाईचारे को स्थापित किया है और हम इसे टूटने नहीं देंगे। रही बात ये जो आपने पूछे हैं, ये नेता जाने, हमारा काम मकसद पूरा हो गया, हम एमएलए बनेंगे। भगवान ने चाही और अल्लाह ने चाही, जनता ने फैसला दिया है, हाथ में उनके हैं, और हमने तो, हमारा जो मकसद था राष्ट्रीय लोकदल का खुंटा गाड़ना है, वो मजबूत करना है, वो मजबूत कर दिया। हमारा नेता जाने वो जैसे करेगा, और गठबंधन की ही बात है, गठबंधन मजबूत रहेगा। चलिए, आपने कहा जैसे आपके नेता करेंगे, अगर यही सब हम मानने ज़रूरत पड़ी और जयंत चौधरी जी आप सबको बुलाकर देखिए, जो जीतेंगे लोग उनसे तो बातचीत मशवरा करके डिसीजन लेंगे, तो क्या अगर वो जाना चाहें तो फिर क्या हमारे सारे अधिकार हमारे नेता के पास हैं, जैसे वो करेंगे, वो भाजपा के साथ जाना चाहे तो भाजपा के साथ जा सकते हैं। मैं आपको पहले बताया, हम गठबंधन में हैं, भाईचारा स्थापित हुआ है और भाईचारे में ही हमारी पूछ है और भाईचारे में हमारा सम्मान है। हम भाईचारे की बात करेंगे, गठबंधन की बात करेंगे, हमें नहीं पता क्या होगा। और गठबंधन जब जीत रहा है तो दूसरी बात क्यों करें? जो चीज़ गर्व की हम तो ठाणे, वही आपकी बात अब मैं लेके आता हूँ। आपने कहा भविष्य के गर्भ में है, ये तो देखिए भविष्य के गर्भ में है। पेटियां खुलेंगी 10 तारीख बिल्कुल, को, आज 8 तारीख है, बिल्कुल, अभी बीच में एक दिन का समय है। तो ऐसा कुछ होता है तो अगर आपके जो नेता है जयंत चौधरी, चलिए वो मान लेते हैं कि चलो भैया लोगों ने हमें इतना वोट भी दिया है, हमारे कैंडिडेट भी जिताए हैं, अब इनके अच्छे के लिए सरकार के साथ जाना अच्छा है, सरकार के साथ मिलकर लोगों का फायदा कराया जाए। जो चीज़ हमें पता ही नहीं, हमें इतना पता है, हमें अंत शामली से एमएलए देना है उनको, आगे की वो जाने क्या करना है क्या नहीं करना। एमएलए का हमारे से ज्यादा समझदार है, वो कर सकते, हमारे से ज्यादा जनता की उन्हें सोच है, जनता का फिक्र है, उन्होंने यहाँ माहौल पैदा करा है, और वो किसान है, किसान के पुत्र हैं, और वो किसानों की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। हम बस इतनी जानते हैं, इससे आगे हमें पता ही नहीं क्या हुआ। क्योंकि प्रसन्न जी देखिए, अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले हरियाणा में चुनाव हुआ था, पूरा भाजपा के खिलाफ दुष्यंत चौटाला आए थे, 10 सीटें उन्हें मिली थी। उसके बाद उन्होंने यही कहा कि भाई लोगों के भले के लिए, लोगों से बातचीत के लिए हम सरकार के साथ चले गए। तो राजनीति है, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अक्सर लोग ऐसा करते भी हैं कि चलिए भाई जिन्होंने हमें वोट दिया उनका वोट खराब नहीं हो, कि 5 साल विपक्ष में बैठे उनके कुछ काम नहीं हो। तो इससे अच्छा है कि सरकार के साथ बैठकर उन लोगों के काम कराए जाएं। यार इन लोग को तो अपना खेती करी, चलो जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए, एमएलए के तो लिए तो ये भाई, ये बात तो आगे की सोचेंगे, जो हमें किसी चीज का पता नहीं, हम कैसे जवाब अभी सोचेंगे, मतलब इसके बाद का है। हम गठबंधन में हैं, गठबंधन मजबूत है, भाईचारा मजबूत है, हम किसान हैं, किसान के फेवर की बात करेंगे, गठबंधन की मजबूती की बात करेंगे, भाईचारा में यहाँ मजबूत रहे उसकी बात करेंगे। बड़ी मुश्किल से तो भाईचारा जुड़ा, बहुत लोगों का बहुत ताकत लगी इस भाईचारे को बनाने में। आदरणीय नरेश टिकैत की, आदरणीय राकेश टिकैत की, आदरणीय जयंत चौधरी की, आदरणीय अखिलेश जी की, तो ये तो बड़ा सुनहरा अवसर है हमारे लिए। हम दूसरी बात तो सोच ही नहीं सकते, और अभी तो जो चीज़ हमें सोचनी नहीं, कुछ करना ही नहीं, जिन पर हमें तो मस्ती करनी, हम तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम क्यों सोचते हैं इस बारे में। एमएलए बन गए, सोचना होना है, एमएलए बनना है, जयंत जी को पकड़ा देना है जी, लो एक ही मकसद है। प्रसन्न चौधरी आपके हाथ में है, जैसे आप चलाना चाहे वैसे चलेंगे, मकसद है बस। उसके बाद वो जहां भी मर्जी जाए, बिल्कुल, चाहे वो भाजपा के साथ रहे, चाहे वो अखिलेश के साथ रहे। इन बातों को सोचना ही नहीं हमें,
वो जयंत जी सोचेंगे सब। जयंत जी सोचेंगे। अच्छा चलिए, अब दोबारा से शामली में आ जाते हैं। अब गए हैं गांव-गांव, आप गए हैं, डोर टू डोर आपने किया है, लोगों से मिले हैं, कमियां नज़र आई होंगी बहुत सारी लोगों में, लोगों की बात सुनी होंगी कि भैया ये कमी शामली में रही है, शामली के जो एमएलए रहे वो ये चीज़ें नहीं करा पाए, यहाँ पर हम ये चीज़ चाहते हैं कि प्रसन्न जी हम आपको वोट दे रहे हैं और ये चीज़ आप करा दीजिएगा। कुछ ऐसी मेजर कुछ समस्याएं नज़र आई? हाँ, शामली में समस्याएं तो कई हैं। सबसे पहली तो बात यह है, शामली एजुकेशन का हब होना चाहिए था, नहीं बन पाया। दूसरी बात है, यहाँ बहुत प्रतिभाएं हैं, बहुत प्रतिभाएं हैं। यहाँ हम खेल के बारे में हमारी सरकारें कुछ नहीं कर पाई। 5 साल इन्होंने भी नहीं गुजार दिए, यहाँ कुछ नहीं हुआ, कोई स्टेडियम नहीं सही तरीके से बन पाए, खेल के प्रति कोई रुझान पैदा नहीं बच्चों के अंदर करा गया। 2 बात होगी। तीसरी बात है, मेडिकल की जो व्यवस्था हमारे लोगों को यहाँ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। चौथी बात जो मेन चीज़ है, हम किसान हैं, किसान की फसल का वाजिब दाम यहाँ नहीं मिलता। कई बार तो एक मुंजी की फसल होती है, उसके लिए हमें हरियाणा के दरवाजे पर जाना पड़े। हमें यहाँ मंडी चाहिए जिसमें मुंजी भी बिक सके, जिसमें दालें भी बिक सकें। हमें ज़रूरत है किसान को यहाँ उभारने की। जिसने खुल के और 100 का 100% गठबंधन को वोट दिया है उसका हमें ख्याल करना है। युवाओं ने जो हमें वोट दिया है उन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें रोज़गार चाहिए। यहाँ तो इतनी कमियाँ हैं, बहुत कमियाँ हैं, और आहिस्ता आहिस्ता भगवान ने चाहा और इंशाल्लाह ऐसा मौका मिला तो सब दूर होंगे। प्रसन्न जी, 2 रूमर्स है शामली में। जब मैं आया तो 2 रूमर्स यहाँ पर हैं, वो बड़ी बातें होती हैं। जब आपको टिकट मिला तो फिर जब किसी को टिकट मिलता है तो उनके बारे में लोग बातें करते हैं, पुरानी चीज़ें ले आते हैं ढूंढ ढूंढ के। तो लोग कहते हैं कि जो यहाँ की तहसील है वो सबसे बड़ा एक, वो बोलते बैनामा जो हुआ है वो प्रसन्न चौधरी के नाम हुआ है। सबसे जो बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी है वो प्रसन्न चौधरी ने शामली में खरीदी है। और दूसरा एक रूमर्स है कि प्रसन्न चौधरी एक आम आदमी, एक आम किसान की तरह काम करते थे, रहते थे। ये दिल्ली में गए और पता नहीं क्या किया इन्होंने, क्या नहीं किया, ये अमीर बनकर आए वहाँ से। ये 2 तरह के रूमर्स यहाँ पर बहुत हैं, लोग इस तरह की बातें बहुत करते हैं। अब इनको थोड़ा सा बताइएगा, आप यहाँ पे थे और फिर दिल्ली में आप क्या काम करते थे कि वहाँ से अमीर बनकर आ पाए? कुछ लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं। मैं किसान का बच्चा था, ठीक है, चलो हमारे पिताजी पे ज़मीन कम थी, हमने मेहनत करी, पिताजी ने मेहनत करी, पिताजी ने करी और उन्होंने कुछ ज़मीन खरीद ली। और इतना नहीं हो कि मैं बहुत बड़ी ज़मीन यहाँ खरीद ली हो, ऐसा नहीं है। मेरे मतलब मुझे लगे मेरे नाम से मुश्किल से 25-30 बीघे होगी, मुझे भी नहीं पता, 40 होगी ज़्यादा से ज़्यादा, है भी नहीं इतनी। 40 बीघे ज़मीन होगी मुश्किल, तो 40 बीघे बहुत ज़्यादा होती है क्या? रही बात उसकी अमीर की उसकी, देखो ऐसा है, हम रोज़गार पाने के लिए किसी शहर में गए, हमें वहाँ रोज़गार मिल गया, हमारे खर्चे में तो है नहीं, हम अय्यासी करते हंडे या VIP लोग हैं। उस रोज़गार से जो हमें पैसे मिले हमने आन के अपने पिताजी को दे दिए, पिताजी ने उसकी ज़मीन खरीद ली, इतना कुछ हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर बातें होती हैं कि जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे महंगी प्रॉपर्टी खरीदी थी वो प्रसन्न चौधरी ने खरीदी थी? ऐसा कुछ नहीं है। लोग बातचीत करते हैं अक्सर ऐसी। ना, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, जो हमारे पिताजी ने खरीदा वही है। अच्छा, अब क्या कितना भरोसा आपको लग रहा है 10 तारीख को जब काउंटिंग होगी? 100% भरोसा और 30,000 प्लस जीत, और शामली से बीजेपी का सफाया, तीनों सीट साफ हो जाएंगे? तीनों सीट बीजेपी हार रही है, तो तीनों गठबंधन जीत रहा है? गठबंधन जीत रहा है। कुछ ऐसा भी है, लोग बातें कर रहे हैं कि भैया ये गड़बड़ी कर सकते हैं भाजपा वाले, EVM में कुछ कर देंगे। मैं आपको बताऊं प्रशासन की बात, प्रशासन ने चुनाव बढ़िया कराया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और मुझे उम्मीद भी है और ये मेरा भरोसा भी है, काउंटिंग भी प्रशासन सही कराएगा, काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी नंबर पे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, हम दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हम अभिमान की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई हमारे स्वाभिमान को दिखाने की कोशिश करेगा और गलत करेगा, उस गलत को हम सहन नहीं करेंगे, उसका गट्टा एकदम पकड़ लेंगे, चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई आम जनता। सच बोलना है, सच सुनना है, इससे आगे हमें और कुछ नहीं पता। हमें प्रशासन पे उम्मीद है, भरोसा है, जैसे उन्होंने चुनाव कराया ऐसे ही वो काउंटिंग कराएंगे। अधिकारी अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, यदि वो गलती करेंगे तो उन्हें बताया जाएगा या गलत है। चलिए एक आखिरी सवाल और इसके साथ ख़त्म करते हैं। ये राजनीतिक सफ़र शुरू कैसे हुआ था?
कहाँ से, मतलब किसने आके ऐसे किया कि चलिए चुनाव लड़ाते हैं? कोई ये अब कुछ नहीं राजनीति में पता चलते लगता। ये तो गुण जन्मजात होते हैं। जब मैं पढ़ता था, मैं डिबेट में हिस्सा लेता था, स्कूल में भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेता था। मैं किसान इंटर कॉलेज अलीपुर खेड़ी में पढ़ा सन 80 से लेके, और मैं वहाँ 87 तक रहा, और मैं वहाँ वाद विवाद प्रतियोगिता का चैम्पियन रहा। 2 3 4 बार हुई, तभी मैं चैम्पियन बना, अच्छा भाषण दिया। तो ये तो अपने अंदर की वो होती है। मेरा मन लगता था लोगों के पास जाऊं, उनकी सेवा करूं, उनसे मिलूं। ये अपना अपना सबका वो है। समय आया तो मुझे मौका मिल गया। तो समय के साथ साथ होता रहा, कोई ऐसा नहीं था कि ना कुछ बचपन से लेके चले थे कि बड़ा होंगे तो बस राजनीति नहीं, करूंगा? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब चलता रहता है। एक बार एमएलए बनना है, फिर मंत्री बनना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एमएलए बनने का मेरा शौक है। ये मेरा एक वो था टारगेट, मैं विधायक बचपन से ही था या फिर बाद में आया? नहीं, जब राजनीति में आ गए तब ऐसा हुआ? अब उसके बाद एमएलए बन जाएंगे तो फिर मंत्री बनने का रखेंगे? नहीं नहीं, मेरा कुछ ऐसा नहीं है जो भाग्य मौका मिलेगा। एमएलए तक का शौक है? एमएलए तक का शौक रखे? भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। नहीं, मुझे कोई जिम्मेदारी मिलेगी मुझे निभाऊंगा। मैंने पहले निभाई, अब ये भी जनता की और मेरे नेता की दी हुई जिम्मेदारी है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जिम्मेदारी भी दी मुझे, और मैंने उसे भलीभांति निभाया, अपने से पूरी कोशिश करी। अब मुझे 100 के 100 नंबर मिले, और मुझे लग भी रहा कि 100 के 100 मिलेंगे। आगे मुझे कोई जिम्मेदारी यदि मिलती है तो उसे भी निभाऊंगा। कोटा तो मिलेगा ही ना, अगर सरकार बनी, लोकदल हिस्सेदार है ये तो जो कोटा तो मिलेगा ना। मैं आपको कविंदर, ठीक है, ये जो चीज गर्व की है, उन्हें आप क्यों पूछते हो? उनका मतलब क्या है? नहीं, ये तो मेरे भाग्य में होगा, सब कुछ होगा। हमें हमारा मकसद पूरा हुआ, हमारा नेता मजबूत हुआ, राष्ट्रीय लोकदल मजबूत हुई, और मेरा एक जो शौक था एमएलए लड़ने, वो पूरा हुआ। नहीं, कहीं को होता है कि चलिए भैया एमएलए बनते हैं, फिर उसके बाद मंत्री बनेंगे, लखनऊ में बैठेंगे, अच्छा गाड़ी लेकर लोगों से, मैं लोगों जो के जनता काम की सेवा करनी है, वो एक मेरा ध्येय है कि मैं जनता की सेवा करूं, और वो मुझे मौका मिला है। आगे कोई ऐसा मौका मिलेगा तो सभी करें। चलिए प्रसन्न जी, हमारे चैनल की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। आपका भगवान करे शौक पूरा हो जाए 10 तारीख को, और फिर मिलते हैं 10 तारीख के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप एमएलए बन जाएं फिर एक बार फिर से मिलते हैं और फिर बातचीत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9।